अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़हरी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत 2 रोज़ा 245वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में हुई। कॉन्फ्रेंस में शुरका ने आलमी, इलाकाई और मुल्क की सलामती के हालात का जायजा लिया। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में किन उमूर का जायजा लिया गया है, तफसील से बताइए ज़रा। जी बिल्कुल, इस कॉन्फ्रेंस में सरहदों पर हिफाजती इक़दाम पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है और आर्मी चीफ ने किसी भी खतरे से निपटने के लिए चौकन्ना रहने पर जोर दिया है। अफगानिस्तान में जो इस वक्त बढ़ता हुआ इंसानी बहरान है उस पर भी बातचीत की गई है और आर्मी चीफ का कहना था कि मुसलसल और बरवक्त बैनुल-अक़वामी इंसानी इमदाद अफगानिस्तान के अमन और खुशहाली के लिए जरूरी है और फौज में जारी तरबती सरगर्मियां हैं उस पर भी मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। और जनरल बाजवा का कहना था कि मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी पर मबनी जो चैलेंजेस है उसका मुकाबला करने के लिए नजरिए और तरबियत का मारूजी जायजा जो है बहुत जरूरी है। और ये भी कहा गया कि कॉन्फ्रेंस में सियालकोट में जो श्रीलंकन शहरी की हलाकत का जो वाक़या है उसके ऊपर सख्त तशवीश का इजहार किया गया, उसका नोटिस लिया गया और फोरम में वाज़ेह तौर पर ऐसे अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के अज़म का इयादा किया है। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने मुल्क में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म का इयादा किया और ओवरऑल जो मुल्की और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर भी मुशावरत की गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त लिए चलते हैं कराची CM हाउस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दीगर वुज़रा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस पार्टी के 5 असूल है। सबसे पहले इस्लाम हमारा दीन है, सियासत नहीं हमारा दीन है। सियासत हमारा जमहूरियत है, मईशत हमारा मुसवात है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। जहाँ तक लाहौर का बाई इलेक्शन की सवाल है, सोशल मीडिया पे फ़ोटोशॉप करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कुछ मजहबी जमातों के साथ गलत तासुर देने की कोशिश किया जा रहा था, वो जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि वो फ़ोटोशॉप्ड है। हमारा जो जनरल सेक्रेटरी पंजाब है उसने वजाहत दिया है शैला साहिबा की ज़ाती स्टेटमेंट पे और जनरल सेक्रेटरी पंजाब को ज़्यादा पता है कि लाहौर के बाई इलेक्शन में क्या हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने उसूलों पे खड़ी है। मैंने PDM को भी ये तजवीज़ दी थी कि हम मज़हब को और सियासत का जो हमें मिक्स नहीं करना चाहिए और हम आज भी मेरा ये सोच है और मेरा ये कोशिश होगा कि आपका जो ईमान है, जो आपकी मज़हब है, वो आपका एक पर्सनल इशू है और जो हमारे सियासी इश्यूज़ है, वो जो इस दुनिया के इश्यूज़ है, उसका हल निकालने की कोशिश करें। आतिफ एक सेकंड आतिफ है कि पॉलिटिक्स में डायलॉग की बड़ी अहमियत है। अनफॉर्चुनेटली इस दौर में हम नहीं देख रहे कि डायलॉग कहीं हो रहे हैं, डेडलॉक्स हैं नज़र आते हैं कौमी असम्बली की सतह पर। ठीक है, आपने बलदियाती क़ानून बना दिया, लेकिन जो हम तनकीद बर्दाश्त देखते हैं लोगों की, मुख्तलिफ लोगों की, तो वहाँ पर नो डाउट कि लिसानियत का एक रंग नज़र आता है। ये एक मैं छोटा सा वो बता रहा हूँ। शाह साहब के लिए कहा जाता है कि सुधर जाए, लेकिन मुर्तज़ा बाप साहब के लिए आता है कराची के बेटे हो भाई हमारा साथ दो। मुखालफिन एक थोड़ा सा ये करते हैं। अच्छा, लिसानियत है, मौजूद है और हमारी पॉलिटिक्स में है, 1971 के बाद से है। इस फैक्टर को हम रूल आउट नहीं कर सकते। लिसानियत की सियासत होती है, नहीं मानते लेकिन होती है। 12 डायलॉग की कोशिश की जाती है, कानून बन गया, उसमें तरमीम की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा जिम्मेदारियां दे रहे हैं सिंध का नया बल्दियाती निज़ाम। इसकी उन्होंने तारीफ की और इसके साथ साथ ये भी कहा कि लोकल गवर्नमेंट को खुद कफील बनाना चाहते हैं। पूरे कराची से 1 अरब रुपए प्रॉपर्टी टैक्स मिलता है। इस 1 अरब रुपए से लोकल गवर्नमेंट अपने काम करवा सकते हैं। बिल्कुल, और इसी पर हम बात करेंगे, रिएक्शन लेंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली जनाब हलीम आदिल शेख साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब आपका वक्त देने के लिए। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी नए बल्दियाती निज़ाम के बारे में तारीफ़ें कर रहे हैं, तारीफ़ें कर कर के नहीं थक रहे हैं। इस निज़ाम को लाने में उनको 13 साल लग गए। 13 साल से क्या कर रहे थे ये? इसका मतलब है कि ये नाकामी नहीं है इनकी? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, तारीफें तो इन्होंने करनी है, क्योंकि हम कल से परसों से जब से आए हम बता रहे हैं कि ये सरदाराना निज़ाम है, ये सरदाराना निज़ाम है और इसमें निचली आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर का कत्ल किया गया है। लेकिन मैं बिलावल साहब से एक बात पूछ लेता हूँ
कि आपको निजाम लाने में 14 साल लग गए, 14 साल लगे बकौल आपकी, आपको अच्छा निजाम लाने में। अब तो 1400 साल चाहिए होंगे इसको इम्प्लीमेंट करने में और 6 सूबे को बदलने में और इस सिंध को बदलने में। अगर इनकी बात मान भी लूं तो 14 साल बाद ये निजाम लाए हैं और इसके बाद कितने साल इनको चाहिए होंगे। असल बात ये है, ये बड़ा अफसोसनाक निजाम है जिसमें निचली सतह तक मुंतकली का इन्होंने सर कलम कर दिया है और इन्होंने तमाम इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी और मिनिस्टर के हाथ में दे दिए हैं। क्योंकि आजकल जरदाराना सिस्टम में इनको वन विंडो ऑपरेशन चाहिए। क्यों सारे जहान से पैसे इकट्ठे करते फिरे, एक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के नीचे सारा निजाम दे दिया है। फाइनेंशियल पावर वापस ले ली है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वापस ले ली है, पॉलिटिकल पावर वापस ले ली है और अब तो निजाम ये होने जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि अब बनेगा यही सरदार, जो एमएनए होगा उनका बेटा एमपी होगा, दामाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन होगा, भतीजा टाउन कमेटी का चेयरमैन होगा, उनकी बहू साहिबा। लेकिन हलीम साहब खुद 13 साल इख्तियारात और वसाइल का रोना रोया, अब बल्दियाती निज़ाम की तारीफ कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अवाम को हमारी कारकर्दगी में वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है और मुर्तज़ा वहाब की कामयाबी एमक्यूएम से ज़्यादा बेहतर वो कह रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब ये कोई नया कोई चीज नहीं मार्केट में आई है। ये मुर्तज़ा वहाब साहब लॉ के एडवाइजर रहे हैं, ये एनवायरनमेंट के एडवाइजर रहे हैं, ये कोस्टल डेवलपमेंट के एडवाइजर रहे हैं। कितनी कोस्ट डेवलप हो गई, कितनी एनवायरनमेंट ठीक हो गई और कानून में क्या बेहतरी आ गई। मतलब इनको तो लोग समझते हैं कि ये कोई फ्रेश पीस नहीं आया है, ये इस्तेमाल शुदा है। और इनके आने के बाद इनको कराची वालों की जेबों में नजर आ गई कि इलेक्ट्रिक से पैसे ले लो, स्विच गैस से पैसे डलवा दो, इसके पैसे इकट्ठे कर लो। और मैं कहना चाहता हूँ इनके आने के बाद बल वो मैरान टाउन फैक्ट्री में कितनी देर बाद एम्बुलेंस गई, इनके आने के बाद मुर्तज़ा वहाब साहब इस एम्प्रेस मार्च में कोऑपरेटिव मार्केट में कितनी देर में इनकी फायर ब्रिगेड पहुंची। तो मैं कहना चाहता हूँ मुर्तज़ा वहाब साहब एक फेलियर है, इनको कराची पे मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है और अब मुर्तज़ा वहाब जैसे लोगों को मेयर बनाने की कोशिश की जाएगी। नोट के जरिए सीक्रेट बैलेट है और कोई भी शख्स जो यूसी में ना जीत सके, जिसको बेगम साहिबा भी वोट ना दे, वो नोट के जरिए मेयर कराची बन सकता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन बन सकता है। ठीक है हलीम आदिल शेख साहब, एक और चीज पर आप कमेंट कीजिएगा कि क्या नए निजाम के तहत ये डिलीवर कर पाएंगे या नहीं। लेकिन इस वक्त एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, अब ये जो गुफ्तगू बिलावल भुट्टो ने की है वो ये कह रहे हैं कि अवाम को हमारी कारकर्दगी में वाज़ेह अब फर्क नजर आ रहा है, नए निजाम की तारीफ भी कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब की कामयाबी एमक्यूएम से ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ये तमाम के तमाम बयानात सिर्फ और सिर्फ कराची के वसाइल पर कब्जा करने के लिए दिए जा रहे हैं। अगर 14 साल से ये निज़ाम इतना अच्छा था और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जमहूरी कारकर्दगी बेहतरीन थी, तो लाड़काना, खैरपुर और उनके अपने हल्के तखर समेत किसी एक वजीर के हल्के की एक यूसी का भी नसीब क्यों नहीं बदला। बिलावल साहब से मैं तो खुद ये पूछना चाहता हूँ कि लाड़काना में कुत्ते की दवाइयाँ क्यों मौजूद नहीं हैं, लाड़काना में सीवरेज का पानी और कचरे से क्यों भरा हुआ है। खुद लाड़काना की कोई एक यूसी जहाँ पर प्राइमरी स्कूल की हालत बेहतर नहीं है, कोई एक डिस्पेंसरी नहीं है जहाँ ये वजीर वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे अपने बच्चों को वो दाखिल करा सकें। तो ये सिर्फ एक मैं समझता हूँ नाकाम निज़ाम है। और पीपल्स पार्टी की तो तारीख रही है कि उनके दौर में तो कभी बल्दियाती इंतखाबात उन्होंने कराई ही नहीं। ये इंतखाबात भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मजबूरन इन्होंने कराए हैं और अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात कराने में मुखलिस नहीं है। और मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ कि ये सब की सब धूल झोंकने के मुतरादिफ है। ये अगले इलेक्शन तक इस मामले को तूल देना चाहते हैं, अदालतों में रखना चाहते हैं ताकि सिंध के अवाम बुनियादी हकूक से महरूम रहे और पैसे पर सिंध हुकूमत और उनके वज़रा का कब्जा रहे और वो अमीर से अमीर तर होते रहे और सिंध के अवाम गरीब से गरीब तर होते रहे। अच्छा ख्वाजा साहब, अब पूरे कराची से 1 अरब रुपए प्रॉपर्टी टैक्स मिलता है। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं इस 1 अरब रुपए से लोकल गवर्नमेंट अपने काम खुद करवा सकती है और वो ये भी कह रहे हैं कि नए निज़ाम से कराची को ज़्यादा डिलीवर करेंगे, ज़्यादा कराची में मौक़े जो पैदा होंगे कराची वालों को ज़्यादा डिलीवर किया जाएगा। आप समझते हैं कि क्या ये बात दुरुस्त है, क्या ये दावा दुरुस्त है, ऐसा हो सकता है? बिलावल भुट्टो जरदारी का ये दावा दुरुस्त है?
पहली चीज मैं मोहतरम जनाब बिलावल साहब के लिए कहना चाहता हूँ कि नया निजाम नाम की तो कोई चीज सिंध में है ही नहीं। निजाम तो 2013 का है। ये किसको नया निजाम कह रहे हैं? पहले तो ये आपस में तय कर लें कि 2013 के निजाम को नया कर रहे हैं। उस निजाम की तो सिंध असेंबली में तमाम जमातों ने हालिया जो अमेंडमेंट आई थी उसकी मुखालफत कर दी। तो सिंध का मतलब पीपल्स पार्टी तो नहीं है। सिंध में GDA भी है, PMLN भी है, फंक्शनल भी है, MKM भी है, सबने मुखालफत कर दी। सही। और दूसरी बात वो कह रहे हैं 1 अरब रुपए। तो मैं बिलावल साहब की मालूमात में इजाफा करना चाहता हूँ कि कराची सूबाई हुकूमत को 250 अरब रुपए देता है। 250 अरब रुपए उनके एक्सचेकर में देता है और 250 अरब रुपए के बाद आप 1 अरब की बात कर रहे हो तो ये कराची के साथ मजाक है, जुल्म है, ज्यादती है। ठीक, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब बहुत शुक्रिया आपका। हलीम आदिल शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा तमिलनाडु के इलाके कन्नूर में पेश आया है। बिपिन रावत की अहलिया समेत 13 अफराद MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में सवार थे। हलाक होने वालों में बिपिन रावत की अहलिया और दीगर अफसरान शामिल हैं। भारतीय फिजाइया ने बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे के बाद तबाह हो गया। MI-17 हेलीकॉप्टर को तमिलनाडु के इलाके कन्नूर में हादसा पेश आया। हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत, उनकी अहलिया और दीगर फौजी अफसरान समेत 14 अफराद सवार थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक 13 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। भारतीय एयरफोर्स ने जनरल बिपिन रावत की हलाकत की तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। बिपिन रावत 2016 से 2020 तक भारतीय आर्मी चीफ रहे। जनवरी 2020 में उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस मुकर्रर किया गया था। और पाक फिजाइया ने जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल्स का कामयाब मुजाहिरा किया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद नियाजी ने फायरिंग का मुशाहिदा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मिसाइल्स ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ ने कहा कि पाक बहरिया हर जारहियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाक बहरिया ने जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल्स का कामयाब मुजाहिरा किया। ढाका टेस्ट में बारिश और ख़राब रोशनी भी टीम को फतह से ना रोक पाई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इनिंग्स और 8 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेशी टीम पहली इनिंग्स में 87 और दूसरी में 205 रन बनाकर आउट हुई। साजिद खान ने मैच में 12 शिकार किए। ढाका टेस्ट में साजिद खान ने बिठाई धाक, गेंदें घुमाई, विकेटें उड़ाई, बेजान मैच में जान आ गई। 2.5 रोज तक बादल बरसे तो ड्रॉ के खदशात बढ़े, लेकिन शानदार बॉलिंग और कप्तान बाबर आजम का इनिंग्स डिक्लेयर और फॉलो ऑन कराने का निडर फैसला मैच में वापस लाया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 300 रन बनाकर डिक्लेयर की तो बांग्लादेश के लिए ये स्कोर पहाड़ बन गया, जो 2 इनिंग्स में भी उसे पूरा ना कर सके। पहली इनिंग्स में साजिद खान ने 8 शिकार किए। मेजबान टीम 87 रन पर आउट होकर फॉलो ऑन का शिकार हुई। दूसरी इनिंग्स में फास्ट बॉलर्स ने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर का सफाया किया। बाबर आजम ने भी बॉलिंग के जौहर दिखाए। मेहदी हसन उनकी पहली इंटरनेशनल विकेट बने। लोअर ऑर्डर साजिद खान के निशाने पर रहा। ऑफ स्पिनर ने दूसरी इनिंग्स में भी 4 विकेटें उड़ाई। बांग्लादेशी टीम 205 रन बनाकर आउट हो गई। कौमी टीम ने इनिंग्स और 8 रन से कामयाबी हासिल की। ऑफ स्पिनर साजिद खान ने ढाका टेस्ट में कामयाबी दिलवाई। पहली इनिंग्स में 8 और दूसरे में 4 शिकार किए। इनिंग्स में 8 विकेटें लेने वाले 7वें पाकिस्तानी बॉलर बन गए। गेंद घुमाई, विकेट उड़ाई और पहलवानों का अंदाज अपनाया। साजिद खान ने ढाका का मैदान फतह कर लिया। ऑफ स्पिनर साजिद खान ने मैच में 1 या 2 नहीं पूरे 12 शिकार किए। पहली इनिंग्स में सिर्फ 15 ओवर्स में 8 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। साजिद एक इनिंग्स में 8 विकेट लेने वाले पाकिस्तान के 7वें बॉलर हैं। इमरान खान ने 8 विकेटों का कारनामा सबसे ज्यादा 2 बार अंजाम दिया है। साजिद खान 2002 के बाद 8 विकेट लेने वाले पहले ऑफ स्पिनर बन गए। 2002 में मुरलीधरन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 9 विकेटें ली थी। कप्तान बाबर आजम ने जीत का क्रेडिट साजिद खान को दे दिया। बोले साजिद खान मैच में वापस लेकर आए, वरना बारिश और ख़राब रोशनी के बाइस मैच ड्रॉ हो रहा था।
फास्ट बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म हुई तो बाबर आजम को 2 ट्रॉफीज मिली। बाबर आजम को एक ट्रॉफी टेस्ट सीरीज 2-0 से जीतने पर मिली, जबकि दूसरी T20 सीरीज की थी जो उस वक्त बांग्लादेशी बोर्ड के चेयरमैन की अदम मौजूदगी के बायस पाकिस्तान टीम को नहीं दी गई थी। तो इस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म हुई तो बाबर आजम को 2 ट्रॉफीज दी गई। बाबर आजम को एक ट्रॉफी टेस्ट सीरीज 2-0 से जीतने पर मिली। दीगर खबरें शामिल करते हैं। अरसलान महसूद के कत्ल की तहकीकात। मुलजिम पुलिस एहलकार ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश में ही अरसलान महसूद को निशाना बनाया। कत्ल के अनी शाहिद और अरसलान के दोस्त यासिर आफरीदी ने सब बता दिया। कराची से अहमद रहमान खान की रिपोर्ट देखिए। कराची का अरसलान महसूद पुलिस एहलकारों के जराइम में मुलव्विस होने की तस्वीर बन चुका है, जिसे पहले मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश में कत्ल किया गया और सितम बालाए सितम ये के उसके बाद उसे डाकू साबित करने की भी कोशिशें की गईं। जिस वक्त अरसलान महसूद को कत्ल किया गया, उसकी मोटरसाइकिल उसका दोस्त यासिर आफरीदी चला रहा था। कातिल की जानिब से फायर की गई 2 गोलियां यासिर आफरीदी को भी लगी थीं। कितनी गोलियां चलाई होंगी उन्होंने? उन लोगों ने एक मैगजीन खाली किया, दूसरा जैसे ही चढ़ा मैं भाग निकला। अच्छा, पुलिस की जानिब से ये भी बोला गया था पहले ही कि ये मुकाबला हुआ है और आप लोगों ने भी फायरिंग की है, तो कोई असला होता था आप लोगों के पास? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं था। कत्ल के मुलजिम पुलिस एहलकार तौहीद ने ये इक़दाम SP औरंगी के दफ्तर से चंद कदम के फासले पर किया। ये वो जगह है जहाँ पुलिस एहलकार तौहीद के हाथों इंटरमीडिएट के तालिबे इल्म अरसलान का कत्ल हुआ और इससे बिल्कुल चंद कदम के फासलों पर आप देख सकते हैं ये SSP ऑफिस की दीवार है, SP औरंगी का दफ्तर है, उसके बिल्कुल बराबर में औरंगी टाउन थाना है और यहाँ पर चीपा का एक बूथ भी बना हुआ है। तो आए इनसे ज़रा बात भी करते हैं। मैं गाड़ी लेकर के गया हूँ, बंदा गिरा हुआ था और गिरा हुआ बंदे को मैंने गाड़ी में शिफ्ट करके और अब्बास ही रवाना हुआ। मुझे नहीं मालूम आगे फायर किसने किए थे, सिर्फ आवाज़ सुनी थी मैंने। एम्बुलेंस ड्राइवर ने भी समा से गुफ्तगू में तस्दीक की कि अरसलान की मैयत उठाए जाने के बाद पिस्तौल मकतूल से मंसूब करके थमाई गई थी। के पास से कोई असला वसला भी मिला था? असला एक वो जो सिविल कपड़ों में था बंदा, उसने उठा के दिया था कि भाई ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये चीज़ बस। मकतूल के दोस्त यासिर आफरीदी का कहना है कि नई मोटरसाइकिल ही अरसलान की जान जाने का सबब बनी है। आप लोगों के पास नई बाइक थी कहते हैं? 0 मीटर बाइक थी, कल ही शोरूम से निकाली थी। 1250 मीटर बाइक थी। बाइक का ही मसला होगा क्योंकि इन लोगों ने पहले फायर मेरे ऊपर की। अरसलान के कत्ल की FIR दर्ज कराने वाले चचा को भी यकीन है कि अरसलान की जान मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश में ही ली गई है। अरसलान को नई बाइक जो है वो दिलाई थी आप लोगों ने? जी अभी दिलाया था, 6 दिन हो गया तकरीबन मेरे ख्याल में। वही छीनने के लिए जो या बकौल यासर की कि अरसलान ने कहा कि भाई ये बंदे हमसे स्कूटर छीन लेते हैं, ये तो हमें इल्म नहीं था कि पुलिस वाले हैं। अरसलान के वालिद लियाकत महसूद ने कहा है कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता उनके साथ साथ उनका कबीला भी चैन से नहीं बैठेगा। इंसाफ ये चाहिए जो एक के सेचो वो 2 कातिल। वजीर आला को मैं अपील करता हूँ ये 3 बंदे को सज़ल मौत दे, फांसी दे दे। इसने जितना नजायज़ किया ये नजायज़ कभी बर्दाश्त कभी नहीं है, लेकिन मेरे को ये इंसाफ नहीं मिलेगा तो उसको फांसी नहीं मिलेगा तो मेरा दिल तो पूरे हमारा जितना कौम भी है मेरा दिल ठंडा नहीं होगा। वालिद चाहते थे कि अरसलान महसूद कारोबार संभाले मगर उसे फौज में जाने का जुनून था, मगर औरंगी टाउन के इस मकाम पर अरसलान के साथ उसके ख्वाबों को भी कत्ल कर दिया गया। लियाकत महसूद ने कभी सोचा भी ना था कि जिस बेटे के नाज उठाए थे उसका जनाजा भी उठाना पड़ेगा, बेटा वो भी जिसकी 1 दिसंबर को ही मंगनी की गई थी। उसको मैंने बहुत दफे बताया इतना दूर नहीं जाओ, छोड़ दो, अभी मेरा अपना कारोबार है, कारोबार करो। उसने बोला नहीं, मेरा आर्मी का शौक है, जो हम इतना तालीम भी कर सकता हो जो मैं आर्मी में भर्ती हो जाएगा। पहली तारीख इसकी मंगली हुआ था और कल के दिन हमने रखा था कि हम शादी के दिन रखते हैं। अरसलान के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान पुलिस एहलकार तौहीद और साथी उमैर को कड़े पहरे में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और 20 दिसंबर तक के जुडिशल रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, लेकिन यही पुलिस एहलकार जब शहरियों की जान लेने लग जाएं तो न सिर्फ पूरे इदारे की बदनामी का बाइस बनते हैं बल्कि शहरियों का पुलिस पर से भरोसा भी उठने लगता है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची।
अब आपको ये खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़िला अदलिया के जजेस के खिलाफ फैसलों में ऑब्जर्वेशंस पर बड़ा हुक्म दे दिया। अदालत उज़्मा का कहना है कि आला अदलिया का सिविल जजेस को तलब करके झाड़ पिलाना अवाम का इदारे पर यकीन कम करने के मुतरादिफ है। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि आला से मातहत अदलिया तक तमाम जजेस का तहफ़्फ़ुज़ एक जैसा होना चाहिए। जुल्करनैन इकबाल से तफसील जानते हैं, बताइए जुल्करनैन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा हुक्म सामने है ज़िला अदलिया के हवाले से, और अदालत का ये कहना है कि मातहत अदलिया के फैसलों के खिलाफ जब आला अदलिया अपीलें सुन रही हो तो उसमें फैसला देने वाले जजेस को या बुलाकर उनको झाड़ पिलाना या फिर फैसलों में उनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन देना किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है, क्योंकि अपील होती ही इसलिए कि अगर जजेस का फैसला गलत है तो उसकी करेक्शन की जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तहरीर करदा 8 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में ये भी लिखा गया है कि जज को के बारे में कहा जाता है कि जब तक वो गलती ना करे उस वक्त तक वो पैदा ही नहीं होता, और इस मुहावरे का इतलाक सिर्फ सिविल जजेस पर नहीं या मातहत अदलिया के जजेस पर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक के तमाम जजेस के ऊपर होता है। इसलिए मातहत अदलिया के जो जजेस हैं उनके कॉन्फिडेंस को शेक करने के से बेहतर है कि उनके हवाले से ऑब्जर्वेशन ना दी जाए, क्योंकि जब ऐसी ऑब्जर्वेशन आती है इसलिए अदलिया का जो इदारा है इससे भी इसके ऊपर से अवाम का जो एतमाद है उसको भी यकीनन ठेस पहुंचता है। ये ऑब्जर्वेशन देते हुए अदालत ने सिविल जजेस जो शेखुपुरा के थे नाजी अली और हसनैन रजा उनकी लाहौर हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के खिलाफ अपील मंजूर कर ली है, और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में जो इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था इन दोनों के किरदार को मशकूक जानते हुए सिविल केस में उसको अदालत ने कलअदम करार देते हुए कहा है कि बताने के लिए आपका शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त को अटॉर्नी जनरल ने प्रॉक्सी पटिशन करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़ अपनाया कि सिर्फ एक अपील के लिए अदलिया की ईंट से ईंट बजाई जा रही है। माजी की तहकीकात करानी है तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू किया जाए। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए दायर दरखास्त काबिल समात है या नहीं, कानूनी सवाल पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये प्रॉक्सी दरखास्त है जो किसी और के लिए दायर की गई। सारा मामला घूम फिर कर इसी अदालत में ज़ेर इल्तवा एक अपील तक पहुँचता है। बड़ी गेम खेली जा रही है। मनगढ़ंत ऑडियो, वीडियो और दस्तावेजात से अदलिया को बदनाम और हरासा करने का सीजन जारी है। अटॉर्नी जनरल मामला पार्लियामेंट में ले जाने की पेशकश करते हुए बोले कि दरखास्त गुजार ये इस्तदा भी करें कि भुट्टो को फांसी तो दूसरों को जिलावतनी की सहूलत क्यों दी गई, ब्रीफ केस भरकर रकम कौन देता रहा, चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को क्यों हटाया गया, आप सिर्फ एक शख्स के लिए ही क्यों अदालत आए हैं। चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में कोई भी ऑडियो या वीडियो बनाई जा सकती है। आपको तो ऑडियो के मुस्तनिद होने का खुद यकीन नहीं, किस बुनियाद पर कमीशन बनाए। अपने खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे की तस्वीर दिखाकर पूछा, क्या अब मैं इसकी भी तहकीकात करने बैठ जाऊँ। मजीद समात 24 दिसंबर को होगी। अभी ये अपडेट के भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में हलाकत। अस्करी क़यादत ने भारत में हेलीकॉप्टर हादसे पर हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया है। जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ताज़ियत का इजहार किया है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत इनके हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया था, जिसके बाद इंडियन मीडिया की जानिब से उनकी हलाकत की तस्दीक की गई है। अस्करी क़यादत का भारत में हेलीकॉप्टर हादसे में हलाकतों पर अफसोस का इजहार। जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इजहार ताज़ियत किया है। महंगाई की वजह से मुश्किलात का अंदाज़ा है, अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेशावर में नया पाकिस्तान कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत कोशिशें कर रही है। एशियन टाइगर या लाहौर को पेरिस बनाना नहीं बल्कि पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना निस्बुल ऐन है। मुश्किल वक्त से निकलेंगे तो पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की करेगा। महंगाई तो है और लोग मुश्किल में हैं। लॉकडाउन हुए, कारोबार बंद हो गए, सप्लाई चेन है वो बंद हो गई, चीजों की कमी हो गई, कमी हुई तो चीजें महंगी हो गई। तेल जो था वो दुगना हो गया 3-4 महीने में, गैस दुगने से भी ज्यादा हो गई। तो ये सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, क्या गवर्नमेंट करती? हमने जितनी चीजें पाकिस्तान में थी हमने उनकी कीमतें नीचे रखी। मैं अभी भी कहूंगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है, सिवाय वो मुल्क जिनकी अपनी प्रोडक्शन है डीजल की। पाकिस्तान में सबसे बाकी दुनिया से सबसे कम कीमत पे हम अपना डीजल और अपना पेट्रोल बेच रहे हैं। सारे टैक्सेस नीचे ले आए, सिर्फ ये है कि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। आधे अपने खानदान पाकिस्तान में उनको 30% कम पे आटा, घी और दालें दी जाए, कम से कम हम थोड़ी सी उनकी मुश्किल कम कर सके। ये सर्दियां बड़ा मुश्किल वक्त, सर्दियों के बाद हमारा ख्याल है कि ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें
कीमतें नीचे आ जाएंगी। जैसे जैसे हमारे पास पैसा आएगा, पहली कोशिश होगी कि हम अपने निचले तबके को, कमज़ोर तबके को, उनके लिए और ज़िंदगी आसान करें। चाहे ये कि जी एशियन टाइगर बना देंगे पाकिस्तान को या लाहौर को पेरिस बना देंगे। हमारा जो नस्पुलैन था कि हमने पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाई रियासत बनाना है। ये मुश्किल वक्त से जैसे हम निकलेंगे, आगे मैं आपको बता दूं कि ये मुल्क बड़ी तेज़ी से तरक्की करेगा। लाहौरियों की जेब को चोरी डकैती से ज़्यादा महंगाई का खतरा। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने दूध, दही और दालों की कीमत में 15 से 20 रुपए फ़ी किलो तक इजाफा कर दिया है। शाहीन मिशाल की रिपोर्ट। दूध महंगा, दही महंगी, मटन महंगा, बीफ महंगा, सारी की सारी दालें महंगी और अब इन सब को खरीदने का ख्याल भी महंगा। दही की कीमत में 15 रुपए का इजाफा, कीमत हो गई 135 रुपए फी किलो। दूध की कीमत भी 100 का हिस्सा पार कर गई, दाम 115 रुपए फी लीटर हो गए। हम मर जाए तो वो बेहतर है। इमरान साहब जिंदाबाद रहे। महंगाई की तरफ वो कहते घबराना नहीं है, आप बिल्कुल मुतमिन रहे, मैं आपके साथ हूँ। कैसे रहेंगे वो हमारे साथ, क्या करेंगे वो हमारे गरीब लोगों का। दही पहले 50 रुपए की आधा किलो थी, अब 80 रुपए की आधा किलो है। हर चीज़ पे रेट, आटे का, चीनी का, सब्जी का। हम गरीब बंदे, हम कहाँ से खाएं। मटन का सरकारी रेट भी 150 रुपए मजीद महंगा। बीफ के दाम भी 100 रुपए बढ़ गए, फी किलो कीमत 600 रुपए हो गई। पहले कहते थे कि अगर गोश्त महंगा है या सब्जी महंगी तो चलो दाल बना लेते हैं, अब दाल भी नहीं बना सकता बंदा, इतनी महंगाई है। दालों की कीमतों में भी एक माह बाद फिर से 10 से 20 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। आपने घबराना नहीं है, ये दिलासे मिलते मिलते तो पूरा साल गुजर गया, लेकिन हो सकता है कि अगला साल कोई ठंडी हवा का झोंका लाए और महंगाई के वार थोड़े कम हों। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। सिर्फ यही नहीं, लाहौर में नान बाई एसोसिएशन ने इतवार से रोटी और नान महंगा करने का ऐलान कर दिया। सादा रोटी 12 जबकि नान 18 रुपए का होगा। अवाम ने इस इजाफे को जुल्म करार दिया है। मोहम्मद लुकमान रिपोर्ट करेंगे। गंदम की कीमत बढ़ने के असरात रोटी और नान पर आने लगे। नान बाई एसोसिएशन ने इतवार से कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन के मुताबिक आटे और मैदे की कीमतें किसी भी नोटिफिकेशन के बगैर बढ़ा दी गई हैं। इसी सूरत हाल में मौजूदा कीमतों पर कारोबार करना मुमकिन नहीं रहा। जो मौजूदा हालात हैं उसमें जो हमने कैलकुलेट करते हैं तो उसमें नान की कीमत कम से कम 20 रुपए निकलती है। उसके बावजूद हमारी जो मुशावरती इजलास है उसमें हमने डिसाइड किया है कि इंशाल्लाह हम नान जो है वो 18 रुपए का करेंगे और सादा रोटी जो है उसको हम 12 रुपए की सेल करेंगे। दूसरी तरफ लाहौरियों ने इस मुजवजा इजाफे को जुल्म करार दिया है। जब तक बाहर निकलने का आवाज नहीं निकालेगा तब तक ये कुछ हो रहेगा, सस्ता होगा ही नहीं। बहुत ज्यादा लोग बहुत परेशानी में हैं इस वक्त, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। नान बाई एसोसिएशन ने धमकी दी है कि हुकूमत ने कीमत बढ़ाने में रुकावट डाली तो वो अदालत से रुजू करेंगे। कैमरामैन गनीउल हसन के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। से मुताल्लिक़ वफाकी वज़ीर शिबली फराज कहते हैं कि उन्हें बस अब यही काम करना चाहिए। पीडीएम ने 23 मार्च को इसलिए मुजाहिरे का ऐलान किया क्योंकि यौम पाकिस्तान पर ज्यादा लोग आते हैं और उसी की आड़ में अपने झंडे भी खड़े कर देंगे। ये बेचारे अब सिर्फ फोटो सेशन की हद तक रह गए हैं। अपने लिए वैसी एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी आते हैं, हर एक 3 महीने बाद आते हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 23 मार्च का दिन ये प्रोटेस्ट का, ये तो यौम उसका पाकिस्तान की सेलिब्रेशन का दिन है। तो उन्होंने कहा कि इतने लोग इकट्ठे होंगे तो हमारे बीच में झंडे खड़े कर देंगे और जलसा बड़ा नज़र आएगा। मौलाना साहब, वो अंग्रेज़ी में एक टर्म है मॉटले क्राउड। मौलाना साहब एक ऐसे अलायंस की सदारत कर रहे हैं जो कि ख़ुद आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं और मेरा ख्याल है कि वो सियासी बेरोज़गारी उनको काफ़ी तनाव दे रही है। सर, मरियम नवाज़ अच्छा गा भी लेती हैं
आप लोगों के खिलाफ तो काफ़ी ज़्यादा करती हैं, अब उनके बस वो यही काम करें। बेटे की शादी पर वालिदा ने गाना गाया तो क्या हुआ, हमारी नानियां दादियां भी तो गाती थी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का अपनी अहलिया मरियम नवाज के गाने पर दिलचस्प तबसरा। बोले हर जंग से पहले बिगुल बजता है, इमरान खान को घर भेजने के लिए तैयार हैं। लीगी रहनुमा ने बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी में बिन बुलाया मेहमान बनने का ऐलान भी कर दिया। अगर हम पीछे जाए अपनी नानियों दादियों को देखें, वो गाती थी देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, ते वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। उनके गाने आपको याद नहीं है तो मरियम का गाना आपको याद आ गया। और लीडर होता है। बेटे की शादी है और खुशी का मौका है, गाना भी गाऊंगा और टूटा फूटा नाच जो फौज ने सिखाया वो भी करूंगा। और लोगों को ये बताऊंगा कि 4 साल में नवाज शरीफ बाहर है, हम जेलों कैदों में हैं, मगर हम रिलैक्स हैं, मौज है। हम इस इमरान खान को भेजने के लिए तैयार हैं। और हर जंग से पहले तराना होता है, बिगल बजाया जाता है, डांस होता है, ढोलक होती है। ये जंग है, इसमें सब कुछ जाएगा। चिश्तियों की औलाद है, कवाली भी होगी, गाना भी होगा, सब कुछ होगा। अभी हमने ये फैसला किया है, ये सादा सा प्रोग्राम करेंगे। अब रिश्तेदार होंगे और खानदान के लोग होंगे, वन डिश होगा, सादा शादी होगी। जरदारी साहब ना भी आए तो वो हमारे दिल के साथ ही हैं। बिलावल साहब हमारे साथ ही है। बहरहाल बिलावल ने मुझे अपनी शादी पे बुलाया ना बुलाया, मैं जरूर जाऊंगा कि उस वक्त मुझे कराची में खर्चा नहीं होगा गिरफ्तारी के। दूसरी शादियाँ तो वो करते हैं जिनको पहली बीवी लत्ते मारे। तो हमारे घर में तो ऐसा माहौल नहीं है भाई। हमारे घर में प्यार का, सुन्नत का, अल्लाह की खुदा खौफी का माहौल है। मैं अपनी पहली शादी पे इतना मुतमैन हूँ, अगर 200 साल भी हम दोनों की जिंदगी हो उस पर ही चल देंगे। क्या गुलसूम नवाज थी जिसने ये बेटी जन्म दी और क्या नवाज शरीफ है जिसने ये बेटी जन्म दी।